तो हम लोग देख रहे थे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में अच्छा दो हिन्या उपसंख्यानम यहाँ तक हुआ था। अब इसके बाद हम लोग करेंगे प्रादुहोढो ढे शेषु। यह वार्तिक है। चलिए देखते हैं। स्क्रीन सबको दिख रही है ना? व्हाइट बोर्ड। चलिए। चलिए। प्रादु प्रादुहोढो ढे शेषु। प्रादुहोढो ढे शेषु। यह वार्तिक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसमें दो पद हैं। एक तो प्रात है। प्रात तकार को दकार हो गया है। हम द ही लिख देते हैं प्राद। जैसे राम का पंचमी एक वचन में रूप बनाएंगे तो रामात रामाद दो रूप होते हैं। वैसे यहाँ पर प्रात और प्राद दोनों हो जाएंगे। यह जो रूप है यह पंचमी एक वचन का है प्रात। और होढो ढे शैशेषु। प्रात उसके बाद उ है ना, तो इसको अलग कर लीजिए, उ को अलग करिए। उ हो ढो उ हो ढो ढे शैशेषु। शैशेषु। ऊह ऊहो ढो ढे शैशेषु अलग अलग करते हैं। तो प्रात है, उसके बाद ऊह ऊढ़ ऊढ़ी एश। ठीक है। और ऐश्य। इतने शब्द पर में हो। प्र उपसर्ग पूर्व में हो, ऊह पर में हो, ऊढ़ पर में हो, ऊढ़ी पर में हो, एश पर में हो और ऐश पर में हो। तो यह अगर पर में होता है तो यहाँ पर कौन संधि होगी? यहाँ पर होगी वृद्धि संधि। चलिए हम उदाहरण देखते हैं। प्रधन ऊह। देखिए प्र और ऊह। प्र और ऊह है। अब यहाँ पर कौन संधि होनी चाहिए आप लोग बताइए? किस संधि की प्राप्ति है यहाँ पर? गुण। बहुत अच्छा, गुण संधि की प्राप्ति है। आद गुणा से गुण हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वृद्धि हो जा रही है। किस 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 वार्तिक से? प्रादु होढो ढे शेष। इस वार्तिक से यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा
प्रौहः, ऐसे ही प्र और ऊढ़ी होगा, प्रधन ऊढ़ः, यहाँ पर भी गुण की प्राप्ति है। गुण को निषेध करके बाध करके यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी। किससे वृद्धि होगी आप लोग बताएं। साधु हो ढई। पर प्रादुहोढो ढेश शेषु, उच्चारण करना भी आप लोग सीखिए। इसके बाद ऊढ़ी हो गया। अब एषः, प्र और एषः, यहाँ पर वृद्धि कर दीजिए। और यहाँ पर वृद्धि तो वृद्धि रेच से ही हो जानी चाहिए ना, तो यहाँ पर रखने की क्या आवश्यकता है बताइए। यहाँ पर वृद्धि रेच से ही वृद्धि हो जाती है, अलग से यहाँ पर रखने की क्या आवश्यकता है। जो आवश्यकता थी उपधन एधते में, जो आवश्यकता थी उपधन एधते, उपसर्ग है भैया इसलिए। हाँ प्रउपसर्ग है और ऐसा पर में है, तो यहाँ पर पररूप हो जाता। पररूप करने वाला सूत्र कौन सा है। एंगी पर रूप। बहुत अच्छा। अगर अवर्णांत उपसर्ग पूर्व में हो और एंगादि कोई धातु पर में हो तो वहां पर क्या हो जाता है, पररूप हो जाता है। तो यहाँ पर प्रेषः यह होने लगता, वृद्धि को बाध करके पररूप होने लगता। पररूप न हो इसलिए वृद्धि ही हो, इसलिए यहाँ पर इसको रखा गया। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका वृद्धि प्रैषः। उसके बाद प्रधन ऐश्यः प्रैश्यः, वे भी हो गया, उसको आप लोग कर लीजिएगा। अब अगला वार्तिक आता है ऋते च तृतीया समासे। अब इसमें देखिए ऋते में कौन सी विभक्ति है। ऋते ऋते च तृतीया समासे। देखिए ऋते जो है यह सप्तम्यंत है ना, हमने बताया था सप्तम्यंत के पर में रहते, सप्तम्यंत पर में रहेगा। तो ऋत शब्द कहाँ रहे, पर में रहे और अवर्ण पूर्व में रहे। ठीक है, अवर्णाद ए जात जो है ना, तो आत की अनुवृत्ति आ रही है हर जगह, आत की अनुवृत्ति हर जगह आ रही है। तो अवर्णांत पूर्व में हो, अवर्ण पूर्व में हो, पर में क्या हो, ऋते शब्द हो, तो वहां पर क्या हो, वृद्धि हो जाए। तृतीया समास होना चाहिए तब होगा। जैसे उदाहरण देख रहे हैं सुख धन ऋतः, देखिए सुख और ऋतः। अब आप बताइए यहाँ पर कौन सी संधि होनी चाहिए, इसको हटा दीजिए ऋतीय समास को, क्या होना चाहिए। गुण संधि। गुण संधि होगा तो क्या होगा यहाँ पर, सुखरता बन जाएगा। बहुत बहुत अच्छा। तो यदि हम गुण संधि करें तो सुखरतः बनेगा, रि और अ के स्थान पर अर आदेश हो जाएगा, सुखरतः बनेगा। है सुखरता नहीं होता, यहाँ पर वृद्धि होती है, वृद्धि ही प्राप्त हुई है इसलिए वृद्धि होकर के सुखार्थ हो जाएगा। तृतीया समास है तेन ऋतः सुखार्तः। ठीक है, तो यहाँ पर वृद्धि आ हो गई, पूर्ण रपर से रपर हो गया हमारा सुखार्तः। आगे देखिए, जैसे अगर तृतीया समास नहीं होगा तो परमश्चासो ऋतश्च,
परमर्ता हो जाएगा। ठीक, फिर आगे अगला वार्तिक आता है, प्रवत्सतर कंबल वसनार्ण दशानाम ऋणे, प्रवत्स कंबल वसनार्ण दशानाम ऋणे। अब यहाँ पर देखिए, यह बहुत विशेष सूत्र है, इसको ध्यान से देखिएगा। प्रवत्सतर कंबल वसनार्ण दशानाम, ये एक पद है। ठीक है, दो पद हैं, दो पद को हम अलग अलग कर लेते हैं, वसनार्ण दशानाम और ऋणे। ठीक है, प्रवत्सतर कंबल वसनार्ण दशानाम ऋणे, ये दो पद है। ऋणे अर्थात ऋण क्या हो, पर में हो, पूर्व में क्या हो, प्रवत्सतर हो, प्र हो, वत्सतर हो, कंबल हो, वसन हो, ऋण हो और दश शब्द हो। यह अगर पूर्व में हो और पर में ऋण शब्द हो तो क्या होगा, वहां पर वृद्धि हो जाएगी। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, देखिए प्र और ऋण। अब बताइए यहाँ पर कौन सी संधि होनी चाहिए, तुरंत बताइए। गुण। गुण होना चाहिए। गुण होगा तो क्या होगा, प्रणडम बनेगा, प्रणडम। हाँ गुण होगा तो प्ररणम हो जाएगा, जो कि गलत है। क्या होगा, यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी। प्रवत्सतर कंबल वसनाण दशानाम भिड़े। ठीक है, प्रारणम हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रारणम। यहाँ पर देखिए, एक है प्र, दूसरा वत्सतर, तीसरा कंबल, फिर चौथा वसन, फिर ऋण होगा, फिर दश शब्द होगा। इतने छह शब्द हैं। यह अगर पूर्व में हो, ऋण शब्द पर में हो, तो वहां पर वृद्धि संधि हो जाती है। यहाँ पर हमें यही देखना है। जैसे वत्सतर धन ऋण, तो वत्सतरार्णम, कंबल धन ऋण कंबलार्णम, वसन धन ऋण वसनार्णम। और विशेष बात, ऋण धन ऋण हम देखते हैं, ऋण और ऋण। यहाँ पर देखिए, ऋण और ऋण, ये दो, इनकी जब संधि करेंगे तो पूर्व में आ है, पर में री है, ऋण शब्द पर में है, तो क्या हो जाएगा, ऋणार्णम, ऋणार्णम। लघु सिद्धांत कौमुदी आप उठाएंगे तो ये उदाहरण आपको नहीं मिलेंगे, केवल प्राणम वत्सतराणम है। अन्य उदाहरण आप अपने से लगा लीजिए, कंबलार्णम, वसनार्णम, ऋणार्णम, दशार्णम। ठीक है, इतना आप अपने से लगाएंगे। चलिए अगला सूत्र, क्रिया योग्य। इसको सब जानते हैं कि जब क्रिया का योग होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसकी उपसर्ग संज्ञा हो जाएगी। किसको उपसर्ग संज्ञा हो जाती है, प्र उपसर्ग आदि संज्ञा की। किसकी होती है, प्राद की। कितने हैं पूरा आप लोग बताइए, कितने प्रादि हैं, 22। 22 कौन कौन से हैं, 22 की गिनवाइए। प्रा प्रा परा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वि आंग नि अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप। भैया इसमें भूवादियों धातुओं को थोड़ा सा बता दीजिए, जितन क्या भूवादियों धातुओं।
देखिए ये जो है प्रा आदि का जब क्रिया से योग, क्रिया से क्या मतलब समझते हैं आप? क्रिया अर्थात धातु। जब धातु से इनका योग होता है तो इनकी उपसर्ग संज्ञा हो जाती है। ठीक है, प्र परा अप सम अनु औ निस निर दुस दुर बी आंग नी अधि अपि अति सु उत अभिप्रति परि उप, यह सब प्रादि कहे जाते हैं। और जब उपसर्ग से इनका योग होता है तो इनकी धातु से क्रिया से जब इनका योग होता है तो इनकी उपसर्ग संज्ञा हो जाती है। भू आदियो धातवः, यह प्रश्न आ भी चुका है कि भूवादियो धातवः, यहाँ पर भूवादियो, अगर भूवादियों का आप जब संधि विच्छेद समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? भू आदयः, भू है आदि में जिसके, क्या विग्रह हो गया? भू आदियो धातु, भू आदयः का क्या विग्रह होगा? भू आदि समस्त धातु। आदि जिन धातुओं के आदि में भू आदि धातु हैं वे धातु हैं। अच्छा, जिन धातु के आदि में भू आदि धातु होते हैं वे धातु भू आदि कहे जाते हैं ना। और नीचे देखिए, नीचे क्या लिखा हुआ है? क्रियावाचिनो भ्वादियो। ये क्रियावाचिन कहाँ से शब्द आ गया? यह प्रश्न पूछा जा चुका है, शायद हायर में पूछा था, इसलिए हायर में ही पूछा था, तो इसलिए हम इस पर थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। देखिए नीचे लिखा हुआ है क्रियावाचिन। देखिए इसकी जब हम विग्रह करेंगे इसका, तो विग्रह देखिए क्या होगा। इसका विग्रह होगा भूश्च वाश्च। इसका विग्रह देखते हैं। भूश्च वाश्च, भूश्च वाश्च। ठीक है, इति भूवौ, कौन सा समास हुआ? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। ठीक है, जैसे रामस्य लक्ष्मणश्च इति राम लक्ष्मणौ। ठीक है, और आदिश्च आदिश्च, आदिश्च आदिश्च, आदिश्च आदिश्च इति आदि। जैसे हम हरि ही हरि बनाते हैं ना, तो हरि में दो हरि हैं, हरिश्च हरिश्च इति हरि। ठीक है, समान होने के कारण एक का लोप हो जाता है, तो हरिश्च हरिश्च इति हरि। वैसे आदिश्च आदिश्च आदि, एक भू के साथ आदि लगेगा, एक वा के साथ आदि लगेगा। ठीक है, तो ऐसे आदि हो गया, और भूवौ और आदि, भूवौ और आदि का जो है भूवावादि ये शाम ते भूवादयः। ठीक है, भूवौ आदि ये शाम ते भूवादयः। देखिए भूवौ आदि ये शाम ते, भूवौ आदि ये शाम ते भूवादयः। ठीक है, भूवौ आदि ये शाम ते भूवादयः, तो भूवादयः धातवः, यही सूत्र है। ठीक है, भूवादयः से क्या तात्पर्य? अब देखिए भू तो हम जान गए, भू धातु होती है। ये वा से क्या तात्पर्य है? वा से यहाँ क्या था? वा से यहाँ क्रियावाची, वा से क्या लेंगे? क्रियावाची। ऐसे भू आदि शब्द जो क्रियावाची हैं, नहीं तो भू का अर्थ जो है पृथ्वी भी होता है, तो भू शब्द जो है पृथ्वीवाचक भी है, तो वहां पर वह जो है उसकी धातु संज्ञा नहीं होगी। ऐसे भू आदि शब्द
अनुपूर्वी शब्द भ और ओ, ये भू हो गया। अब भू शब्द बहुत जगह प्रयोग होता है, भू शब्द पृथ्वी अर्थ में प्रयोग होता है, तो वहां पर जो भू है वह क्रियावाची भू नहीं है, वह द्रव्यवाची भू है। तो भू शब्द यदि लेंगे केवल, तो जो द्रव्यवाची शब्द है भू, उसकी भी धातु संज्ञा हो जाएगी, तब अनर्थ होने लगेगा। इसीलिए भू और वा ये दोनों लिया गया, भूश्च वाश्च इत भूवौ। तो भू ऐसा भू जो कि वा अर्थात क्रियावाची हो, ठीक है। तो ऐसे शब्द जो है क्रियावाची जो शब्द हैं, ऐसे भू यहाँ पर क्या होंगे, धातु संज्ञक होंगे। यह अगर प्रश्न पूछता है कि भू आदि से क्या लेना है, तो भू है आदि में जिसके, यह लेना है, अथवा क्रियावाची शब्द जो भू ऐसा लेना है। और दो ऑप्शन दे सकते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है भू है आदि में जिसके, तुरंत आपका टिक वहीं पर लग जाएगा, तीन ऑप्शन आप पढ़ेंगे ही नहीं। यही गलती हो जाती है, प्रश्न पत्र बनाने वाले बड़े बुद्धिमान होते हैं, ठीक है। पहला वो ऑप्शन होगा वहां पर भू है आदि में जिसके, ऐसे भूवादय। प्रश्न है कि भूवादय धातवः, इस सूत्र में भूवादय से क्या तात्पर्य है। पहला ऑप्शन आपको दे दिए, भू है आदि में जिसके, ऐसे भू आदि शब्द। पहला ऑप्शन आप टिक कर दिए। और दूसरे ऑप्शन में लिखा है क्रियावाची भू आदि शब्द यह धातु संज्ञक होते हैं, तो दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा। स्पष्ट है, कोई शंका। इसकी व्याख्या नहीं। बहुत है, अभी हमने सरल भाषा में आपको बताया है, व्याख्या इसकी बहुत अधिक है। चलिए, कभी विस्तार से जब कभी कक्षा चलेगी संस्कृत शास्त्र पर चर्चा पर, ये परीक्षा के उद्देश्य से नहीं, परीक्षा के उद्देश्य से थोड़ा सा हमें गति से चलना होता है। जब विस्तार से हम लोग चलेंगे तब वहां पर हम लोग देखेंगे अच्छे से। चलिए, तो भूवादयो धातु हो गया। अब अगला सूत्र है उपसर्गादृति धातु। उपसर्गादृति धातु, देखिए अब इसमें दो पद हैं। उपसर्गादृत धातु में तीन पद हैं। एक तो पुस्तक तो आपके पास है, उसको आप देखेंगे, हम विच्छेद करके बता रहे हैं। उपसर्गात रीति धातु। अब देखिए, उपसर्ग विभक्ति में है, प्रथम पंचम्यंत है, पंचमी में है। रीति किस विभक्ति में है, सप्तमी। धातु किस विभक्ति में है, सप्तमी। तो पंचम्यंत के पूर्व में रहते हमने बताया था, अर्थात उपसर्ग पूर्व में हो। कैसा उपसर्ग, तो आद की अनुवृत्ति आ रही है ऊपर से, ठीक है, आद गुण से, अर्थात अवर्णांत उपसर्ग पूर्व में हो। इसका अर्थ क्या हुआ, अवर्णांत उपसर्ग पूर्व में हो। अभी देखिए, अभी धीरे धीरे हम चल रहे हैं, एक दो क्लास चलेंगे धीरे से, फिर ये विस्तृत से आपको सूत्र की व्याख्या नहीं करेंगे, आपको व्याख्या आ जानी चाहिए। बार बार वीडियो को आप लोग देखते रहिए, ठीक है। बहुत तेजी से हम आगे बढ़ने वाले हैं अब एक दो क्लास के बाद। अब देखिए, उपसर्गात पंचम्यंत है, तो पंचम्यंत के पूर्व में रहते हैं, तो अवर्णांत उपसर्ग क्या हो, पूर्व में हो, आद की अनुवृत्ति आ रही है। अब ऋति धातु ये दोनों सप्तमी सप्तमी में है, तो धातु धातु सप्तमी अर्थात धातु पर में हो। कैसा धातु, ऋति, ऋकारादि धातु पर में हो होने तथा ऋकारादि धातु के पर में होने पर वृद्धि एकादेश होता है। एकादेश मतलब कि पूर्व पर दोनों के स्थान पर हो जाता है, वृद्धि एकादेश होता है, ठीक है।
अब देखिए उदाहरण हम देखते हैं। प्रधन रिच्छति, प्र और रिच्छति। अब यहाँ पर कौन सी संधि होनी चाहिए सामान्य रूप से? गुण गुण संधि। संधि। अगर गुण संधि करेंगे तो क्या बनेगा? प्ररछति। प्ररक्षति। बहुत अच्छा। प्ररक्षत वैसा बनेगा जो कि सही नहीं है। यहाँ पर लेगा उपसर्गादृत धातु, अवर्णांत उपसर्ग है प्र, ऋकार आदि धातु है रिच्छति। यहाँ पर कंडीशन मिल रहा है उपसर्गादृत धातु का, तो हम वृद्धि कर देंगे, तो प्रार्छति हो गया। क्या हो गया? प्रार्छति। प्रार्छति। भैया एक प्रश्न था जी जी। कि यहाँ पे मतलब वृद्धि एकादेश तो उपसर्गादृति धातु से होगा, लेकिन जो आर की हाँ, प्रवृत्ति होती है वो हर जगह उरण रपर से ही होगी ना। जो वृद्धि संज्ञा है, वृद्धि संज्ञा तो केवल आ की है, जी ठीक है। री पर भी आदेश होगा वहां पर तुरंत ओरण रपर आ जाएगा। जी भैया। जो वृद्धि आदेश होगा वो केवल आ होगा, ओरण रपर की सहायता से आर हो रहा है, ठीक है। ठीक है। हाँ, अब अगला सूत्र है एंगी पर रूपम, पर रूप संधि। देखिए एंगी पर रूपम, एंगी। अब पूर्व से धातु अनुवृत्ति आ रही है उपसर्गादि धातु से, अर्थात एंगादि धातु पर में हो, और उपसर्गात से उपसर्गात की निवृत्ति, आत से आद गुणा से आत की निवृत्ति। तो यहाँ पर क्या हो गए, और भी पद हम जोड़ लेते हैं। यहाँ पर एंगी पर रूपम में आत भी आ जाएगा, आत और उपसर्गात और धातु। अब देखिए, अब हम आत पंचम्यंत, उपसर्गात पंचम्यंत, एंगी सप्तम्यंत, धातु सप्तम्यंत, पर रूपम प्रथमांत, अर्थात प्रथमांत आदेश हो जाता है। तो देखिए अब पंचम्यंत के पूर्व में रहते, तो पंचम्यंत दो है तो विशेषण विशेष भाव हो जाएगा। उपसर्ग पूर्व में हो, कैसा उपसर्ग? अवर्णांत उपसर्ग पूर्व में हो, तो इसका अर्थ लगाएंगे हम, पंचम्यंत पूर्व में रहता है, अवर्णांत, क्षम्यता, अवर्णांत उपसर्ग के पूर्व में रहते और एंगादि धातु के पर में रहते हैं। अब प्रथमांत आदेश होगा, प्रथमांत क्या है? पर रूपम, पर रूप एक आदेश होता है। आदेश होता है। देखते हैं इसका उदाहरण है, प्र और एजते, प्र एजते। यहाँ पर कौन सी संधि होनी चाहिए सामान्य प्र और एजते में? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि होनी चाहिए। पहले है ए बाद में है, तो अब वृद्धि संधि होगी तो क्या हो जाएगा? प्रइजते। यहाँ पर क्या होगा? प्र अवर्णांत उपसर्ग एंगादि
अवर्णांत उपसर्ग पूर्व में है, एंगादि धातु पर रूप एकादेश हो जाएगा। पर रूप अर्थात जो पूर्व में अ वो पर वाले में समाहित हो जाएगा, पर वाले रूप की तरह हो जाएगा। तो प्रेजते, आ का लोप नहीं हो जाता है। कुछ लोग बताते हैं कि आ का लोप हो जाता है, ठीक है, आ का लोप नहीं हो जाता है। जैसे पानी को दूध मिलाइए तो पानी क्या होता है, पानी दूध हो जाता है। पानी का लोप हो जाता है क्या? पानी का लोप नहीं हो जाता है, बल्कि पानी को अगर दूध में मिलाइए तो पानी दूध बन जाता है। गंगा जी, यमुना जी, जितनी भी नदियां हैं बहकर जाती है, समुद्र में मिलती हैं, तो क्या उनका लोप हो जाता है क्या? लोप नहीं होता, वो समुद्र हो जाती हैं, जल कहीं लुप्त नहीं हो जाता है। वैसे ही पर रूप में क्या होता है, जो पूर्व वाला अवर्ण है वो पर वाले में जाकर के समाहित हो जाता है, लोप नहीं होता है उसका, ठीक है। तो असमाहित हो गया ए में, तो केवल ए बचा, तो प्रेजते। और एंग है, एंग में ए ओ दो वर्ण आते हैं, तो ए का उदाहरण हो गया। अब ओ का उदाहरण देखिए, उपधन ओषति, उप और ओषति। अब यहां पर सामान्यतः कौन सी संधि होनी चाहिए? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि करेंगे तो क्या होगा? उपौषति बनेगा। उपौषति बनेगा, जो कि नहीं बनना चाहिए। यहाँ पर हम पर रूप संधि करेंगे, अवर्णांत उपसर्ग पूर्व में और एंगादि धातु पर में है, तो यहाँ पर रूप एक आदेश हो जाएगा, अ और ओ के स्थान पर ओ आदेश हो जाएगा। तो उपोष, ठीक है, इतना हो गया। अब आगे देखिए, आगे एक सूत्र आता है अचोन्त्यादि टी, अचोन्त्यादि टी। चलिए इसको कल करते हैं हम लोग, अचोन्त्यादि टी को। और कोई प्रश्न है किसी का इसमें? आज के पाठ में किसी का कोई प्रश्न हो तो उस पर हम लोग चर्चा कर लें, अन्यथा आज की कक्षा को यहीं पर पूर्ण करें।